एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने एजुकेशन अर्थात शिक्षा शास्त्र ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे पेपर 3 के चैप्टर 1 के बारे में। पेपर 3 का नाम है शैक्षिक अनुसंधान एवं सांख्यिकी की पद्धति। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहले मैं आपको क्या करूंगा कि कुछ क्वेश्चंस दिखा दूंगा, आपसे क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं और फिर बताऊंगा कि उनके जवाब आपको किस प्रकार से देने, कौन कौन सी हेडिंग इंपॉर्टेंट होती, कौन कौन सी हेडिंग डालनी होगी और उन हेडिंग में क्या क्या लिखना होगा। इन सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे, दिया है शैक्षिक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एजुकेशन रिसर्च। ठीक है, उसके बाद कह रहा है शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए, थ्रो द लाइट ऑन द नीड एंड इम्पोर्टेंस। क्या नीड एंड इम्पोर्टेंस मतलब क्या, आवश्यकता एवं महत्व ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। तो हमें शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालना होगा। ठीक है, अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा और घुमा के पूछे तो किस प्रकार से पूछेगा, ये पूछेगा कि शैक्षिक अनुसंधान क्या है। ठीक है, आप क्या समझते हैं या शैक्षिक अनुसंधान क्या है, बात एक ही है, बस थोड़ा इसमें इतना ही अगर आप देखें तो एक लेवल पे यही हो जाता है। आप क्या समझते हैं तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं और शैक्षिक अनुसंधान क्या है तो वहाँ पर भी आपको वही चीज़ बतानी होती है। ठीक है, आगे कह रहा है व्हाट इज द एजुकेशनल रिसर्च, यहाँ पे बताना है। फिर कह रहा है शैक्षिक अनुसंधान के क्षेत्र का वर्णन कीजिए। ठीक है, डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जो शैक्षिक अनुसंधान है उसके क्षेत्र के बारे में आपको क्या करना है, वर्णन करना है। अब इसी को अगर ये थोड़ा और घुमाए तो किस प्रकार से पूछेगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। ठीक है, शैक्षिक अनुसंधान की प्रकृति एवं क्षेत्र, आपको शैक्षिक अनुसंधान की प्रकृति और क्षेत्र के बारे में बताना होगा, नेचर एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे ना कि क्वेश्चन एक ही चीज़ है, बस उसको थोड़ा बहुत घुमा घुमा के पूछा जा रहा है। जैसे यहाँ पे पूछ लिया कि अनुसंधान से आप क्या समझते हैं, शैक्षिक अनुसंधान से, यहाँ पूछ रहा है शैक्षिक अनुसंधान है क्या, फिर कह रहा है आप उसकी प्रकृति बताओ। तो ये सारी चीज़ें एक ही होती हैं। फिर कह रहा है यहाँ पे आवश्यकता एवं महत्व बताना है, फिर यहाँ पे क्षेत्र का वर्णन करना है, यहाँ पर भी क्षेत्र का, तो ये क्षेत्र के अंतर्गत ही सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न आपको और देखने को मिल रहा है कि शैक्षिक अनुसंधान से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो अभिप्राय अगर कह दे तो इससे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अभिप्राय का मतलब होता है मीनिंग। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। तो अभी आपको अगर अभिप्राय वगैरह ऐसे शब्द आ जाते हैं जो आपको हिंदी में नहीं समझ में आते, तो बगल में ही आपको इंग्लिश में भी पेपर दिया होता है, दो लैंग्वेज में दिया होता है। अगर आप हिंदी से हैं तो हिंदी में और उसके बाद में क्या कहते हैं, अंग्रेजी भी दिया होता है। ठीक है, उसके बाद दोनों में देख लीजिए, जहाँ से समझ में आए वहाँ से आप कीजिए। करना हिंदी में, अगर आप हिंदी में माध्यम के बच्चे हैं तो आप करिए हिंदी में, लेकिन थोड़ा बहुत अंग्रेजी जरूर देख लीजिए, उससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, शैक्षिक अनुसंधान की प्रकृति तथा विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द नेचर एंड स्कोप, नेचर और स्कोप का बताना है किसका, एजुकेशनल रिसर्च का। ठीक है, तो अभी आपको उत्तर किस प्रकार से लिखना होगा, तो पहले आपको हेडिंग डालना होगा कि शैक्षिक अनुसंधान का अर्थ। शैक्षिक अनुसंधान का अर्थ क्या है ये आपको यहाँ पे समझाना होगा, यहीं से अपनी बात को आप स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं शैक्षिक अनुसंधान के अर्थ के बारे में। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है, गतिशील का मतलब होता है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य बालक में अंतर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना है। ठीक है, इसका क्या जो इम्पोर्टेंट एम है वो क्या है कि बच्चों के अंदर जो शक्तियाँ होती हैं उनका क्या करना है, विकास करना है, उनको डेवलप करना है। जैसे हर बच्चे के अंदर शक्ति पाई जाती है, हर बच्चे के अंदर बोलने की शक्ति पाई जाती है, बस अब आपको उसको किस प्रकार से डेवलप करना है ये आपके हाथ में। अगर आप उसको शुरू से इंग्लिश बता रहे हैं, जैसे अगर वो मान लो इंग्लैंड में पैदा हुआ तो टोटली वो इंग्लिश बोलेगा, अगर हम लोगों के घर में पैदा हुआ होता तो वो क्या बोलेगा, टोटली हिंदी बोलेगा। तो शक्ति उसके अंदर बोलने की है, लेकिन आप उसको किस प्रकार से डेवलप कर रहे हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, आगे कह रहा है इस प्रक्रिया को गतिशील बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा के क्षेत्र में पाई जाने वाली रूढ़ियों एवं परंपराओं को समाप्त किया जाए। मतलब कह रहे हैं अगर ये गतिशीलता जो निरंतरता चली आ रही है इसको अगर आप बनाए रखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, कुछ परंपराएं और रूढ़ियाँ शिक्षा दी जा रही है। रूढ़ शिक्षा क्या होती है, परंपरा शिक्षा क्या होती है। जैसे आप समझिए दादाजी पढ़ते थे
उसी चीज़ को पापा जी पढ़े, अब हम भी पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये परंपरागत, जो वो पढ़ रहे थे वही हम करेंगे, ये परंपरागत हो गई। रूढ़ शिक्षा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें उनको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो इनको हमें समाप्त करना होगा, हमें केवल लॉजिकल एजुकेशन देना होगा, जिससे बालक जो है सभी तरीके से विकसित हो सके और क्या अपने जीवन को जो है अच्छे से यापन कर सके और 2-4 परिवार को भी जिला सके, 2-4 परिवार का 2-4 लोगों को जिला सके, अपने परिवार को खाना पानी सब कुछ दिला सके। और शैक्षिक सिद्धांतों एवं विधियों का प्रतिपादन किया जाए, मतलब कह रहे हैं जो शैक्षिक सिद्धांत हैं, कुछ शैक्षिक सिद्धांत होते हैं, हर चीज़ का एक सिद्धांत होता है, तो शैक्षिक सिद्धांत जो हैं, कुछ विधियां हैं, उनका हमें क्या करना चाहिए, उनको लागू करना चाहिए, ठीक है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए जाने वाले अनुसंधान को क्या कहते हैं, शैक्षिक अनुसंधान करते हैं, ठीक है। जो ये विधियों को लागू करते हैं, जो शैक्षिक सिद्धांतों को लागू करते हैं और जो अनुसंधान इन चीज़ों को लागू करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, शैक्षिक अनुसंधान कहते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको अगर थोड़ा बहुत प्रभावित बनाना है इसको, तो आपको 2 से 3 कम से कम वैज्ञानिक, मिनिमम 2 वैज्ञानिकों के कुछ तर्क यहाँ पे आपको दे देने होंगे, जिन्होंने इसके अर्थ के बारे में कुछ ना कुछ कहा हो। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, श्री W.S. मुनरो ने इस तथ्य की पुष्टि करते हुए लिखा है, शैक्षिक अनुसंधान का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सिद्धांतों एवं विधियों का प्रतिपादन करना है। ये जो W.S. मुनरो जी हैं, इन्होंने जो ऊपर आपने बात पढ़ी, इसी की पुष्टि करते हुए कहा है कि जो शैक्षिक अनुसंधान होता है, उसका जो मेन उद्देश्य क्या होता है कि शिक्षा के कुछ सिद्धांत होते हैं, ठीक है, और कुछ विधियाँ होती हैं, उन्हीं को लागू कर देना ही क्या कहलाता है, शैक्षिक अनुसंधान कहलाता है, ठीक है। अगले यहाँ पे देखते हैं, श्री M.W. ट्रेवर्स ने शैक्षिक अनुसंधान को व्यवहार का विज्ञान का विकास करते हुए लिखा है, मतलब कह रहे हैं ये आपके कौन, M.W. ट्रेवर्स जी कहते हैं कि जो शैक्षिक अनुसंधान है ये व्यवहार का विज्ञान, ठीक है, साइंस ऑफ बिहेवियर का विकास कहते हुए लिखा है। जो व्यवहार का विज्ञान है, ठीक है, जो व्यवहार का विज्ञान है उसका विकास कहते हुए, मतलब ये डेवलप करता है उसको, उसका विकास कहते हुए इस चीज़ को बताया है। शैक्षिक अनुसंधान एक ऐसी क्रिया है जो शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार के विज्ञान के विकास को और निर्देशित करती है, मतलब कह रहे हैं जो शैक्षिक अनुसंधान है या ऐसी क्रिया है जो शैक्षिक परिस्थितियों में, मतलब कुछ शैक्षिक परिस्थितियां होती हैं जब आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उसमें तरह तरह की परिस्थितियां हमें देखने को मिलती हैं, में व्यवहार के विज्ञान के, क्या व्यवहार का जो विज्ञान होता है, ठीक है, साइंस ऑफ बिहेवियर जो होता है, के विकास की ओर निर्देश करती है, ठीक है। कौन करता है, शैक्षिक अनुसंधान करता है, ठीक है। आगे कह रहे हैं, और यह विज्ञान ऐसा ज्ञान प्रदान करता है कि जो शिक्षक को इस योग्य बनाता है, मतलब कह रहे हैं कि और जो ये विज्ञान है वो हमें ऐसा ज्ञान प्रदान कराता है जो शिक्षक को इस योग्य बनाता है, मतलब जो शिक्षक है, जो पढ़ाना चाहता है, उसको उस योग्य कम से कम बना सके कि वो अच्छे से ज्ञान दे सके बच्चों को, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि वह अत्यधिक प्रभावशाली विधियों द्वारा अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सके। जो प्रभावशाली विधियां, क्या कह रहा है, अत्यधिक प्रभावशाली, जिससे बच्चों को आगे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिले, और जब प्रभाव देखने को मिलेगा तो उनकी रुचि उसके प्रति बढ़ेगी, और जब बढ़ेगी तो वो काफ़ी ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट भी लेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे देखने को मिला। आगे देखते हैं, दूसरे शब्दों में शैक्षिक अनुसंधान का तात्पर्य उस खोज से है, मतलब कह रहे हैं कि अगर हम दूसरे शब्दों में देखना चाहें तो या कह सकते हैं कि जो शैक्षिक अनुसंधान है इसका तात्पर्य हमें उस खोज से है जिसके द्वारा हमें शैक्षिक परिस्थितियों में नए नए व्यवहार के तरीकों की जानकारी होती है, मतलब कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, जिसके द्वारा हमें शैक्षिक परिस्थितियां, जो शैक्षिक परिस्थितियां होती हैं उसमें नए नए व्यवहार, नए नए तरीके, जैसे मान लीजिए ऐसा कोई सिचुएशन आ जाता है जो इससे पहले कभी स्कूल में ना आया हो, जहाँ पे बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो जब वहाँ पे वो उस सिचुएशन को देखेंगे, हैंडल करेंगे, तो उनको नए तरीकों की जानकारी मिलेगी, नए नए व्यवहार देखने को मिलेंगे, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे बता रहा है, ठीक है। अमुक शैक्षिक समस्या को किस प्रकार सुलझाना चाहिए, मतलब कह रहे हैं कि अमुक शैक्षिक समस्या जो होती हैं उनको हमें किस प्रकार से सुलझाना चाहिए, इसका भी ज्ञान हमें कौन देता है, शैक्षिक अनुसंधान देता है, ठीक है। आगे कह रहे हैं, अमुक शैक्षिक परिस्थितियों से क्या करना चाहिए, मतलब जो अमुक शैक्षिक परिस्थितियाँ होती हैं उसमें हमें क्या करना चाहिए, मतलब जल्दबाजी में कदम नहीं उठाना चाहिए इन सारी चीज़ों को,
कौन सी पद्धति अधिक प्रभावशाली सिद्ध होगी, मतलब कह रहे हैं कि कौन सी परिस्थिति ऐसी होगी जो कौन सी पद्धति मतलब होता है सिस्टम, कौन सा सिस्टम ऐसा होगा जो क्या होगा, अधिक प्रभावशाली होगा। ठीक है, किस मार्ग पर चलने पर मितव्ययिता होगी। मितव्ययिता का मतलब आप शायद ना जानते हो या जानते भी हो, तो मितव्ययिता का मतलब ये होता है कि कम खर्च, कौन से मार्ग पे हम लोग चलें कि जिससे हमें कम खर्च में ज़्यादा काम हो जाए। ठीक है, आदि बातों के संबंध में शैक्षिक अनुसंधान द्वारा जानकारी प्राप्त होती है। मतलब कह रहे हैं इन सारी बातों के बारे में संबंध में हमें शैक्षिक अनुसंधान से ही जानकारी क्या होती है, प्राप्त होती है। आगे कह रहे हैं इस प्रकार शैक्षिक अनुसंधान या शिक्षा के अनुसंधान का तात्पर्य उन क्रियाओं या वैज्ञानिक प्रयत्नों से है जिनके द्वारा शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने के लिए नवीन तथ्यों एवं सत्यों की खोज करते हैं और इन तथ्यों एवं सत्यों के आधार पर नवीन शैक्षिक सिद्धांतों एवं विधियों का प्रतिपादन करते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखते हैं हम लोग। अब आपको यहाँ पर अगली हेडिंग डालनी होगी, जैसे क्या दिया हुआ है, शैक्षिक अनुसंधान की विशेषताएं। अब आपको विशेषताएं बतानी होगी, अभी तक आपने क्या उसका अर्थ बताया है। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो इसकी विशेषताएं कुछ निम्नलिखित दी गई हैं। जैसे पहला यहाँ पे हम देख सकते हैं, शैक्षिक अनुसंधान शिक्षा के स्वस्थ दर्शन पर आधारित है। स्वस्थ का मतलब आप समझते होंगे, यहाँ पे शारीरिक स्वास्थ्य नहीं लिया जा रहा है, स्वास्थ्य का यहाँ पे मतलब लिया जा रहा है कि एक अच्छे माध्यम में एक सरलता के साथ बिना किसी त्रुटि के शिक्षा चले, उसी को शैक्षिक स्वास्थ्य कहा जाता है। ठीक है, स्वास्थ्य दर्शन भी कहा जाता है। तो स्वास्थ्य दर्शन अगर बात कर ली जाए तो वो शरीर को ही नहीं कहा जाता है, किसी का भी स्वास्थ्य दर्शन देखा जा सकता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि शैक्षिक अनुसंधान सूझ तथा कल्पना पर आधारित है। जो शैक्षिक अनुसंधान है वो किस पे है, सूझ और तथा कल्पना पे आधारित है। जैसे अगर आपको कोई काम करना है, कोई विधि लागू करनी, तो पहले आप उसकी क्या करेंगे, कल्पना करेंगे, फिर सूझ के साथ उसका क्या करेंगे, निरीक्षण करेंगे, और जब आपको वो चीज़ अच्छा लगेगा तो आप उसको क्या कर देंगे, लागू कर देंगे। ठीक है, आगे तीसरा नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, तीसरी विशेषता कह रही है कि शैक्षिक अनुसंधान में अंतर विषयात्मक, ठीक है, पद्धति का प्रयोग होता है। मतलब कह रहे हैं कि जो यह जो शैक्षिक अनुसंधान है ये अंतवर्षीयात्मक मतलब होता है कि एक साल के अंदर जो, एक तरीके से आपको कैसे बताएं कि समझिएगा अपने हिसाब से यहाँ पे, तो पद्धति का इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चौथा नंबर जो है क्या है, शैक्षिक अनुसंधान में बहुधा निगमनात्मक तर्क पद्धति का सहारा लेते हैं। बहुधा निगमनात्मक तर्क मतलब कि जैसे अभी आपको कोई काम स्टार्ट करना हो, एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए, अगर आपको कोई शॉप खोलनी है, ठीक है, अगर आपको कोई शॉप खोलनी है तो आप घर में चर्चा चलाएंगे, तो वहाँ पर आपको कुछ लोग तो अच्छी बातें बताएंगे कि हाँ बहुत बढ़िया है, पैसा अच्छा है, करते रहो। तो कुछ लोग तुमको वहाँ पे कमियां भी बताएंगे कि अभी मान लो कोई उधार लेके चला गया, पैसा ना दे, तुमको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, बार बार उठ के सामानों को उठा के देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जब आप इन सारी चीज़ों तर्क से, जब घर के सारे लोग हैं, जब सारे तर्क आपको मिल जाएंगे तो आप वहाँ पे डिसीजन ले पाएंगे कि हमको ये करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। पाँचवा नंबर कह रहा है शैक्षिक अनुसंधान शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करता है, ठीक है, तथा उसके विकास की समस्या का समाधान करता है। छठवां नंबर कह रहा है शैक्षिक अनुसंधान में उस सीमा तक शुद्धता नहीं होती है, कहाँ तक शुद्धता नहीं होती है कि जितनी प्राकृतिक विज्ञान संबंधित अनुसंधान में होता है। मतलब कह रहे हैं कि शैक्षिक अनुसंधान में उतनी शुद्धता हमें देखने को नहीं मिलती है जितनी हमें प्राकृतिक या विज्ञानों के संबंध में अनुसंधान में होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। 7वां नंबर विशेषता यहाँ पे दी गई है कि शैक्षिक अनुसंधान केवल विशेषज्ञों द्वारा नहीं किया जाता, अपितु शिक्षक, प्रधानाचार्य, निरीक्षण एवं प्रशासक आदि भी इसमें रुचि लेते तथा करते हैं। मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पर जो शैक्षिक अनुसंधान है इसका संचालन केवल विशेषज्ञों द्वारा ही नहीं चला जाता, इसमें काफ़ी ज़्यादा टीचर भी आते हैं, प्रधानाध्यापक लोग भी आते हैं, निरीक्षक लोग भी आते हैं, तो ये सारी है, प्रशासन लोग भी आते हैं, प्रशासक लोग भी आते हैं, तो ये लोग भी इसमें रुचि लेते हैं और इसमें सहयोग भी देते हैं। ठीक है, 8वां नंबर देखने को मिल रहा है कि शैक्षिक अनुसंधान बहुधा कम खर्चीले होते हैं। मतलब कह रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा कम पैसे लगते हैं, कोई खास पैसा यहाँ पे नहीं लगता है। 9वां नंबर कह रहा है शैक्षिक अनुसंधान सामाजिक घटकों में व्यक्ति निष्ठा पर आधारित होता है। ठीक है, मतलब कह रहे हैं जो सामाजिक घटकों में देखें तो वहाँ पे हमें व्यक्ति निष्ठता पर आधारित ये शैक्षिक अनुसंधान हमें देखने को मिलता है। 10वां नंबर कह रहे हैं शैक्षिक अनुसंधान में इंद्रिय अनुभविक विधियों का प्रयोग अधिक नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब इंद्रिय अनुभवों का मतलब आप समझ रहे होंगे,
इंद्रिय अनुभविक का मतलब ये हुआ कि जैसे आपके शरीर जो होता है इसमें कई इंद्रियां पाई जाती हैं, आँख, नाक, कान, तो इनसे जो अनुभव किया जाता है इनका ज़्यादा प्रयोग हमें नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे कल्पना वगैरह ज़्यादा देखने को मिलती है, जो काल्पनिक, जैसे आपने सोचा, दिमाग लगाया, अच्छा ये हो सकता है, वो किया जाएगा, ना कि आपने यहाँ पे देखा किसी चीज़ को और वहाँ दूसरी जगह पे जाके उनको लागू कर दिया। ठीक है, क्या कह रहे हैं, 11वां नंबर देखने को मिल रहा है कि शैक्षिक अनुसंधान कार्य कारण संबंधों पर आधारित होता है। कार्य कारण का मतलब आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि बिना किसी कारण के कोई कार्य नहीं होता और बिना किसी कार्य के कोई कारण नहीं होता। ठीक है, मतलब नहीं समझ पाए होंगे इस बात को। जैसे आपको भूख लगी है तो ये आपका कारण है और आप खाना खाएंगे, ये आपका कार्य है। ठीक है, आप भूख लगी, ये कारण बना, आपने खाना खाया, ये क्या हुआ, कार्य बन गया। ठीक है, अभी यहाँ पे आपने खाना खाया, ये कार्य हो गया। ठीक है, आपने खाना खाया, ये कारण हो गया, और आगे चल के आपको पलटी हो या अभी पेट खराब हो जाए तो वो कार्य हो जाता है। ठीक है, तो ये कारण और कारण का सिद्धांत लगातार चलता रहता है। 12वां नंबर कह रहा है शैक्षिक अनुसंधान को यांत्रिक नहीं बनाया जा सकता है। मतलब इसका कहने का ये है कि यहाँ पे मशीनों का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं, यांत्रिक नहीं बना सकते हैं, आदमियों के द्वारा ही ये ऑपरेट किया जाएगा, क्योंकि इसमें सूझबूझ चाहिए होगी, कल्पना वगैरह चाहिए होगी, बुद्धि चाहिए होगी। तो मशीनों के अंदर उतनी बुद्धि कहाँ होती है जितना मनुष्यों के अंदर होती है। वो तो एक लॉजिक पे चलते हैं, एक लॉजिक किसी पे बता दिया, मशीन उसी पे कवर करती रहेगी। लेकिन जो आदमी होते हैं उनको सही पता होता है, गलत पता होता है, अच्छा पता होता है, बुरा पता होता है, तो हम इसको मशीनों के ऊपर निर्भर नहीं कर सकते। ठीक है, अगला पॉइंट आपका क्या रहेगा, अगली हेडिंग रहेगी आपको कि शिक्षा में अनुसंधान या शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता क्या है, हमें यहाँ पे देखनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं पहली हेडिंग, इसके अंदर भी एक हेडिंग आपको डालनी होगी, शिक्षा में अनुसंधान की आवश्यकता। ठीक है, क्या हमें शिक्षा में अनुसंधान की आवश्यकता है, ये देखते हैं। अनुसंधान का तात्पर्य किसी नवीन वस्तु अथवा ज्ञान का कुछ नवीन सिद्धांतों के आधार पर अन्वेषण करना है। मतलब कह रहे हैं जो अनुसंधान का तात्पर्य है वो किसी नवीन मतलब नया होता है, नवीन वस्तु तथा ज्ञान, कोई ऐसा नई वस्तु है या फिर कोई नया ज्ञान है का कुछ नवीन सिद्धांतों के आधार पर अन्वेषण करना होता है। कुछ नवीन सिद्धांत, जो नए सिद्धांत भी बनाए गए हैं, क्या उनसे ये सारी चीज़ें मैच करती हैं या इनके विपरीत खड़ी होती हैं, इसके आधार पर हमें उनका अन्वेषण करना होता है। ठीक है, इसका उद्देश्य सरल और क्या सुव्यवस्थित विधियों द्वारा किसी क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना है। ठीक है, आगे कह रहे हैं इस दृष्टि में अनुसंधान का सोद्देश्य एवं साविचार प्रक्रिया है। क्या कह रहे हैं कि जो इस दृष्टि से देखें तो अनुसंधान क्या एक सोद्देश्य, जिसके पास कोई उद्देश्य हो, और साविचार, जिसके पास कोई विचार हो, या क्या है, प्रक्रिया है। ठीक है, जिसका उद्देश्य मानव समाज के ज्ञान को विकसित और परमार्जित कर उपयोगी बनाना है। मतलब कह रहे हैं कि जिसका उद्देश्य हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो मानव समाज है उसमें ज्ञान को विकसित करना है, जैसे ज्ञान है उसको डेवलप करना होगा और उसको परमार्जित कर उपयोगी बनाना होगा, कि जो ज्ञान उन्होंने ग्रहण किया है उसका क्या करें, ये उपयोग भी कर सकें। ठीक है, इसके महत्व के बारे में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का मत है कि अनुसंधान के बिना अध्ययन मृतप्राय हो जाएगा। मतलब कह रहे हैं कि जो विश्वविद्यालय हैं उनका मानना ये है कि जो अनुसंधान है इसके बिना अगर हम देखें तो अध्ययन एक मृतप्राय, मतलब आप समझ होंगे कि बिना मतलब कि आप पढ़े जा रहे हैं अनुसंधान के बगैर। अगर आप अनुसंधान के बगैर पढ़ रहे हैं तो आप बिना मतलब के पढ़े जाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं होगा, ना उसका कोई काम होगा। ठीक है, आगे कह रहे हैं अंत ज्ञान के विकास के हेतु अनुसंधान आवश्यक है। अतः ज्ञान के विकास, मतलब कह रहे हैं कि अगर आप ज्ञान का विकास करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अनुसंधान की आवश्यकता पड़ेगी, और यह ज्ञान का विकास जीवन के विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरी हेडिंग आप यहाँ पे देखने को पा रहे होंगे, अनुसंधान और शिक्षा। ठीक है, अनुसंधान और शिक्षा के बारे में भी आपको बताना होगा। शिक्षा भी एक उद्देश्य उन सा विचार प्रक्रिया, मतलब कह रहे हैं शिक्षा के पास भी एक उद्देश्य होता है और वो एक विचार युक्त प्रक्रिया होती है। ठीक है, जिसके द्वारा जीवन के विभिन्न पहलुओं का पोषण होता है। जीवन के जो विभिन्न पहलू हैं उनका क्या होता है, पोषण होता है। जॉन ड्यूबी ने इसे प्रगतिशील प्रक्रिया कहा है। प्रगतिशील का मतलब जो लगातार प्रगति की ओर हो। प्रगति के अभाव में शिक्षा अपने कर्तव्य से च्युत हो जाएगी। मतलब कह रहे हैं कि अगर ये प्रगति इसके पास नहीं है, इसका अभाव है, तो ये अपने कर्तव्य से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, विमुख हो जाएगी, और इसकी सुस्थिर
नींव पर निर्मित मानव सभ्यता एवं संस्कृति का विशाल मानव निष्पाड़ हो जाएगा मतलब समझ रहे होंगे, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शुद्ध हिंदी का प्रयोग किए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि इसकी सुस्थिर नींव पर निर्मित मानव सभ्यता जो है या उसकी जो संस्कृति है, इसका विशाल भवन का निष्पाड़ मतलब हो जाएगा, ये ढह तरीके से जाएगा। जैसे जो विशाल भवन बना है मानव सभ्यता का और मानव संस्कृति जो का ये विशाल भवन जो है ये ढह जाएगा अगर इसमें प्रगति का अभाव रहा। ठीक है, अतः शिक्षा के अंतर्गत प्रगति, परमार्जन एवं विकास हेतु अनुसंधान की आवश्यकता निर्विवाद है। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा नंबर यहाँ पे पॉइंट आपको देखने को मिल रहा होगा, अनुसंधान तथा शिक्षा संबंधित समस्याएं। इसमें कुछ समस्याएं भी देखने को मिलती हैं अनुसंधान और शिक्षा दोनों में। क्या कह रहा है, आज शिक्षा का उद्देश्य मानव का सर्वांगीण विकास कर उसे समाज, राष्ट्र और विश्व की प्रगति में सहायता कुशल नागरिक बनाना है। मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पे जो शिक्षा का मेन उद्देश्य देखने को मिल रहा है, ये व्यक्ति को सर्वांगीण विकास करता है और उसके बाद इसका उपयोग समाज, राष्ट्र, विश्व सबके प्रगति के लिए एक कुशल नागरिक बना देता है जो उसमें कुछ ना कुछ अपना सहयोग दे सके। ठीक है, आगे देखते हैं। जनतंत्रीय शिक्षा व्यवस्था द्वारा व्यक्ति के व्यक्तिगत समादर, अवसर की समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व की उदात्त भावनाओं की स्थापना का उद्देश्य हम स्वीकार कर चुके हैं, परंतु सर्वत्र भावात्मक एकता में बंधक तत्व, वर्गभेद, धार्मिक असहिष्णुता, जातिवाद, संप्रदायवाद, आर्थिक शोषण आदि इस आदर्श की प्राप्ति में बाधक हो रहे हैं तथा लोगों को निराश कर रहे हैं। शिक्षण प्रक्रिया की समस्या और भी दुरह हो साध्य दिखाई पड़ रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। दिखाई पड़ रही है सर्वत्र बाल केंद्रित शिक्षा, व्यक्तिगत शिक्षा, समाज शिक्षा, प्रौढ़ अनिवार्य शिक्षा के नारे को बुलंद हो रहे हैं, परंतु समुचित योजना, कुशल मार्गदर्शन एवं सफल साधन के अभाव में कोई भी प्रगति दिखाई नहीं पड़ रही है। छात्रों की अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है, समाज में शिक्षक की प्रतिष्ठा गिर रही है, विद्यालयों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, परंतु गुणात्मक सफलता उतनी ही दूर भागती जा रही है। पाठ्यक्रम के पुस्तकीय ज्ञान ठूस कर भरा गया है जो व्यवहारिक से कोसों दूर है। यद्यपि शिक्षण विधियों की भरमार लग गई है, परंतु अध्यापक इन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रशासकीय अधिकारी हैं कार्यालय के, वो क्या कागजों में इस प्रकार उलझे हुए हैं कि शिक्षा की समस्याओं एवं उनके समाधान की बात सोचना उनके बस की बात नहीं है। ऐसे समय में सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक अनुसंधान की हमारी सहायता कर सकता है तथा इन समस्याओं को समुचित विश्लेषण, वैज्ञानिक अध्ययन एवं सुविचार समाधान प्रस्तुत कर सकता है। इस दृष्टि से शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान आज परिहार्य हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लें। ठीक है, पहला नंबर हेडिंग देखने को मिल रहा है ज्ञान के विषय में सहायक। ठीक है, ज्ञान के विषय में सहायक अनुसंधान की क्या सहायता है। ज्ञान के विषय में अनुसंधान ज्ञान के किसी एक सूक्ष्म अंग का विस्तृत, संपूर्ण एवं नवीन चित्र प्रस्तुत करता है। इसके द्वारा ज्ञान कोश में वृद्धि एवं विकास होता है। गुड तथा स्केट का कहना है कि विज्ञान का कार्य बुद्धि का विकास करना है तथा अनुसंधान का कार्य विज्ञान का विकास करता है। अतः यदि हम बुद्धिमत्ता का विकास चाहते हैं तो अनुसंधान करना ही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, अनुसंधान उद्देश्य प्राप्ति हेतु सर्वोत्तम समाधान प्रदान करता है। ठीक है, इसके बारे में क्या देखने को मिल रहा है, देखते हैं। इसमें कहने का मतलब ये है कि अनुसंधान उद्देश्य प्राप्ति हेतु, मतलब जो अनुसंधान का उद्देश्य अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो सर्वोत्तम साधन प्रदान कराना होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यह एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। इसकी समूची क्रिया उसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर रहती है जिसके अंतर्गत बातों के लिए स्थान नहीं। उदाहरण अर्थात हम देख सकते हैं कि यदि हमें धर्मनिरपेक्ष नागरिक उत्पन्न करना है
तो हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था को भी धर्मनिरपेक्ष बनाना होगा। मतलब कह रहे हैं कि अगर आपको धर्मनिरपेक्ष, जो सभी धर्मों को बराबर मान्यता प्रदान करता हो, उसको उस तरीके का अगर आपको आदमी प्रस्तुत करना है तो आपको अपनी शिक्षा भी उसी प्रकार से रखनी होगी। ठीक है, इसके लिए सुव्यवस्थित कार्यक्रम का निर्माण करना होगा। इस प्रकार की अन्य समस्याओं के समाधान हेतु मार्गदर्शन करना होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मानव समाज के मंद गति परिवर्तन में नवीन ज्ञान एवं गति प्रदान करने वाला। मतलब मानव समाज परंपराओं एवं रूढ़ियों की लीक सदियों से क्या कह रहे हैं तक पीटता रहा है। आगे कह रहे हैं उसके प्रवाह की गति को मोड़ना सरल नहीं है। रेल के आविष्कार के पूर्व मानव ने अपनी उसी स्थिति का समायोजन कर रहा था, किंतु रेल के आविष्कार के बाद समाज में एक बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ा। इस प्रकार अनुसंधान मानव जीवन की गति देने एवं दिशा परिवर्तन में अत्यंत सहायक होता है। ठीक है, चौथा पॉइंट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है? चौथा पॉइंट कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय की भावना का विकास में सहायक। ठीक है, क्या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भावना के विकास में क्या होगा? सहायक होगा। क्या? अनुसंधान राष्ट्रीय की भावना के विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, किंतु शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल यहीं तक सीमित नहीं है कि हमारा देश अन्य सभी देशों से श्रेष्ठ है, अपितु उसमें सुवैध वसुधैव सॉरी प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही, क्योंकि बोलते बोलते क्या होता है ना, मुंह वगैरह सूख जाता है। वसुधैव कुटुंबकम के भाव से, मतलब यहाँ पे हमें सभी के लिए बराबर वो जो दिया जाता है भाव से विकसित करना है। ठीक है, इसकी पूर्ति जागरूक प्रयास पर ही निर्भर है। अनुसंधान के अंतर्गत लोक हितकारी भावनाओं का समन्वय होता है। इसी कारण अनुसंधान में राष्ट्रीयता की भावना को भी आघात नहीं पहुंचता और अंतर्राष्ट्रीय की कोमल पुष्पलतिका की पुष्पित हो रही है। ठीक है, इसी प्रकार विभिन्न अनुसंधान के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास भी किया जा सकता है। ठीक है, पांचवा नंबर कह रहा है जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति के सरल उपाय देता है। क्या कह रहा है? जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति के सरल उपाय देता है। जैसे उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सरल साधनों का प्राप्त कराना मानव स्वभाव है। इस मार्ग में अनुसंधान मनोवैज्ञानिक तथा शिक्षा एवं समाज विज्ञान सभी क्षेत्रों में सहायक होता है। ठीक है, छठा नंबर पॉइंट देखने को मिल रहा है, सुधार में सहायक कौन? ये अनुसंधान आपका होता है। अनुसंधान रूढ़िगत विचारों एवं व्यवहारों में सुधार का मार्ग प्रस्तुत करता है, क्योंकि इसका पथ वैज्ञानिक होता है। इसमें इस प्रकार की भ्रांतियां एवं क्या कह रहे हैं, भ्रांतियां एवं अपुष्ट धारणाओं के लिए स्थान नहीं है। सातवां पॉइंट देखने को मिल रहा है, सत्य ज्ञान के खोज की जिज्ञासा शांत करना। अनुसंधानकर्ता सदैव सत्य ज्ञान की खोज में व्यस्त रहता है, अतः अनुसंधान उसकी उत्सुकता को शांत तथा सत्य की खोज की जिज्ञासा को संतुष्ट करता है। ठीक है, आठवां नंबर पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रशासनिक क्षेत्र में सफलता प्रदान कराना। अनुसंधान अनेक प्रशासनिक गुत्थियों को सुलझाकर स्वस्थ प्रशासनिक व्यवस्था के सफल संचालन में सहायक होता है। ठीक है, नौवां नंबर क्या कह रहा है? अध्यापक के लिए प्राण। अध्यापक के लिए तो यह प्राण ही है। अनुसंधान उसकी सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक समस्याओं का समाधान कर प्रगति का पथ प्रशस्त करता है। ठीक है, अगली हेडिंग आपकी रहेगी क्या मेरे प्यारे दोस्त? आपकी अगली हेडिंग यहाँ पे रहेगी, एक मिनट, थोड़ा ज़्यादा हो गया जूम। ठीक है, अगली हेडिंग आपकी रहेगी शैक्षिक अनुसंधान का क्षेत्र। ठीक है, शैक्षिक अनुसंधान का क्षेत्र क्या होता है ये आपको बताना रहेगा। शैक्षिक अनुसंधान के क्षेत्र में शिक्षा दर्शन और शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण, उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नियोजन, व्यवस्थापन, संचालन, समायोजन, धन व्यवस्था, शिक्षण विधि, सीखना और उसे प्रभावित करने वाले क्या लिखे हैं यहाँ पे? ठीक है, करने वाले ही है। ठीक है, एक मिनट, हाँ, करने वाले तत्व, प्रशासन,
पर्यवेक्षण, मूल्यांकन आदि सभी आते हैं। पिछले कुछ वर्षों में हम मापन एवं मूल्यांकन के क्षेत्र में पर्याप्त खोज की गई है तथा उनके आधार पर शिक्षा के क्षेत्रों में पर्याप्त प्रगति हुई है। सीखने की नई नई विधियों का आविष्कार, सीखने को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों का तुलनात्मक महत्ता, छात्रों तथा शिक्षकों के पारस्परिक संबंध, उसके अंतःक्रिया, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, सहायक सामग्री तथा उसका उपयोग आदि सभी क्षेत्रों में अनुसंधान हो रहे हैं तथा सभी बहुत कुछ और करना है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? अभी बहुत कुछ करना है। डॉक्टर बुच द्वारा प्रकाशित सर्वे ऑफ एजुकेशन रिसर्च इन इंडिया में शैक्षिक अनुसंधान के निम्नलिखित क्षेत्र दिए गए हैं। उनकी एक पुस्तक लिखी गई, किसकी? डॉक्टर बुच की। उसमें उन्होंने कुछ यहाँ पे क्षेत्र बताए हैं, जैसे पहला शिक्षा दर्शन, दूसरा शिक्षा का इतिहास, शिक्षा का समाजशास्त्र, शैक्षिक समाजशास्त्र, फिर क्या कह रहे हैं? सीखने एवं प्रेरणा का मनोविज्ञान, परामर्श एवं निर्देशन, उसके बाद क्या बोल रहे हैं? परख एवं मापन, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां एवं पाठ्यपुस्तक प्रोग्राम्स द्वारा सीखना, शैक्षिक उपलब्धियों में सहचर, मूल्यांकन, अध्ययन और अध्यापक का व्यवहार, शिक्षक शिक्षा, शैक्षिक प्रशासन, वातावरण एवं छात्रों की उपलब्धि पर उसका प्रभाव, वातावरण एवं शैक्षिक शिक्षण में संतुष्टि। ठीक है, आगे शैक्षिक अर्थशास्त्र, सामाजिक शिक्षा और क्या कह रहे हैं? प्रौढ़ शिक्षा। उसके बाद क्या कह रहे हैं? शैक्षिक सर्वेक्षण, तुलनात्मक शिक्षा और शैक्षिक तकनीकी, उच्च शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा तथा जनसंख्या शिक्षा। ठीक है, इन सभी छात्रों के कुछ पक्षों को लेकर के अनुसंधान कार्य करते हुए और हो रहे हैं। इसमें अधिकांश सर्वेक्षण प्रकार के या सहसंवादात्मक ही है। वास्तव में इनकी उपयोगिता भी कम नहीं है, किंतु प्रयोगात्मक अनुसंधान और भारत के विद्यालयों की परिस्थिति को ध्यान में रखकर किए गए सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक अनुसंधान का नितांत अभाव है। इसी प्रकार की स्थिति मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी दिखाई पड़ती है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करो। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।